तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सुना कि गीतिका किस तरह बिहान के पास जाती है और उसे बताती है कि ये बच्चा उसी का है और वो उससे शादी करने पर बिहान मुकर जाता है और कहता है कि तुम बहुत से लड़कों से मिलती जुलती थी और क्या पता तुम जिस तरह घर के अपने घर वालों को धोखा देती थी उसी तरह तुम मुझे भी धोखा दे रही हो। तो इस पर गीतिका उसके काफ़ी हाथ पैर जोड़ती है, पर वो कहना उसका नहीं मानता है और वो जब उसे भगा देता है, वो कहता कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा कलंक अपने माथे पर नहीं सजाऊंगा। तो वो उसके घर से निकल आती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किधर जाए। उसकी एक गलती ने उसके अपनों का साथ भी छुड़ा दिया था, उसके माथे पर सदा के लिए कलंक जो लगा दिया था। वो सड़क पर चली जा रही थी, तभी एक गाड़ी ने उसे ठोक दिया, जिससे उसके सर पर काफ़ी चोट आ गई। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे, किसी को नहीं पता था कि ये कौन है और गीतिका बेहोश पड़ी थी। इधर जब काफ़ी देर तक गीतू घर नहीं आई तो रितिका उसे ढूंढने के लिए शहर में गई। रास्ते पर वो जा रही थी तो उसने देखा कि एक जगह काफ़ी भीड़ लगी हुई है। भीड़ देखकर जब वहाँ पहुँची तो देखा उसकी बहन खून से लथपथ पड़ी थी। तुरंत उसने लोगों की मदद लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे बचा लिया, पर उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी और वो पागल सी हो गई थी। समाज और लोगों के तानों से बचने के लिए रितिका ने दूसरे शहर में अपना ट्रांसफ़र ले लिया और बहन की डिलीवरी के बाद उसके बच्चे और उसकी अपनी बहन की देखभाल वो वहीं पर करने लगी। उसने अपने मम्मी पापा से कह दिया था कि वो शादी नहीं करेगी, वो अपनी बहन की देखभाल करेगी। और वो जब उसने ये फ़ैसला लिया तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि तुम भी मेरी गीतिका की तरह तुम भी मेरे लिए मर चुकी हो। मैं सारे समाज में इस लड़की को अपने घर नहीं रखूँगा, ना ही मैं समाज के सामने जो है इस लड़की को बताऊँगा कि ये मेरी लड़की है। और अगर तुम कहीं बाहर रहना चाहते हो तो जाके रहो, लेकिन तुम्हें जो है अगर तुम्हें इसके साथ रहना तो रहो, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं रखूँगा। तो इस पर वो अपना ट्रांसफ़र ले लेती है और बहन को अपने पास रख लेती है। बहन और उसके बच्ची को, वो छोटी बच्ची रितिका को ही अपनी माँ समझती है। तभी गुड़िया ने आवाज़ लगाई, मम्मा पानी। रितिका अपनी यादों से बाहर आई और गुड़िया को पानी पिलाया और सुलाने लगी। आज एक बार फिर वही कहानी उसकी आंखों के सामने थी। वो सोच रही थी कि आखिर दो लोगों की गलतियों की सज़ा इन मासूम बच्चों को क्यों मिलता है। जब एक लड़का और एक लड़की दोनों गुनाह करते हैं तो ये कलंक एक लड़की के चरित्र पर क्यों लगता है। ऐसे ढेर सारे सवाल थे जिससे वो परेशान हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और सो गई। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कहानी कलंक, आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। और हाँ, हमारे समाज की लड़कियाँ जहाँ उन्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है, उन्हें शिक्षा के लिए भेजा जाता है, वहाँ पर वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर कलंक अपने सारे माथे पर लगा लेती हैं। ये भी नहीं सोचती हैं कि कल उनके साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो कौन उनका साथ देगा। उनके माता पिता कैसे समाज का जो है सामना करेंगे, क्योंकि माँ बाप के लिए भी तो कहीं ना कहीं कष्टकारक होता ही है। अगर उनकी बेटी ने कुछ ऐसा गलत किया है तो माँ बाप के लिए भी कष्टकारक होता है। माँ बाप किससे कहें जाकर कि हाँ ये गलती सिर्फ मेरी बेटी की नहीं है, उस लड़के की भी है, क्योंकि वो लड़का भी तो जो है उसमें भागीदार ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर देना चाहिए कि आप पढ़ाई लिखाई करने जाओ, ना कि इन फालतू के पछड़ों में पढ़ो। आप अगर आपसे एक गलती हो गई तो लोग आप पर ही आपके दामन पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे। खासकर हमें लड़कियों को जागरूक करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो कोरा कागज़ होती हैं और उन्हें ये लगता है कि जो है वो जो कर रही हैं सही है, कल वो लड़का उन्हें धोखा नहीं देगा। यहाँ तक तो आजकल लड़कियों का तो कम सोचो, आजकल लड़कियाँ भी धोखा देने लगी हैं लड़कों की तरह। तो हमें अपने लड़के हो या लड़की हो दोनों को समझाना चाहिए कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, यही तुम्हारे काम आएगा, न कि ये प्यार मोहब्बत। पढ़े लिखे रहोगे तो बहुत प्यार मोहब्बत मिल जाएगा, और नहीं पढ़े लिखे रहोगे तो मुश्किल ही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।
एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।